एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल फैनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ से हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं बूस्टर सीरीज़ को। इस बूस्टर सीरीज़ में और आपका होने क्या वाला है, बेसिकली इसमें सारे टीसीएस के क्वेश्चंस होंगे जो अपनी टीसीएस ने जितने भी एग्ज़ाम वगैरह लिए हुए हैं उसमें आपके प्रीवियस ईयर के टीसीएस के क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा बूस्टर सीरीज़ है जिसमें आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इस क्वेश्चंस की हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। एंड ये सारे क्वेश्चंस बेस होंगे टीसीएस में जो एसएससी या फिर आपके क्वेश्चंस पूछे गए ना टीसीएस के, और ये होंगे आपके टारगेटेड सीजीएल का टीयर 1 के लिए। ठीक है, टीयर 1 के लिए सीजीएल का सीएचएसएल एमटीएस हो गया, आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी हो गया, डीआरडीओ का एमटीएस एग्जामिनेशन हो गया। तो इन सब के लिए हमारी ये बूस्टर सीरीज़ चल रही है बेसिकली, और भी हमारी सीरीज़ चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि टीयर 1 के जो बच्चे हैं, वो जिनका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है, वो ये तो जाके कर ही लेंगे। टोटल जो 18 सेट हुए हैं आपके एसएससी सीजीएल के अभी मार्च 2020 में, तो ये आप जाके जरूर देख लें। सेक्शन वाइज आपके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हर सेक्शन के, यहाँ तक कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी इंस्टीड ऑफ शिफ्ट वाइज। ठीक है, शिफ्ट वाइज भी है और आपकी टॉपिक वाइज भी, दोनों है। ठीक है, जाके आप प्लेलिस्ट वगैरह चेक करोगे सब मिल जाएगा। एंड जो आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सीएचएसएल का जिनका एग्जामिनेशन है, और जो सीजीएल 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सबसे प्रीमियम कोर्स है ये आपका कोर्स चल रहा है। आप जाके इसे एक बार देखोगे तब आपको पता चलेगा क्या लेवल है एक्चुअली में। और यहाँ पे कोई आपको एमसीक्यू नहीं कराया जाता है। क्या होता है दुनिया जहान में आपको एमसीक्यूज़ करवा के ना, मतलब पता नहीं क्या होगा एमसीक्यू करके, आई डोंट नो, बट एमसीक्यू होते हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप पता नहीं एमसीक्यूज़ से चीज़ों को रटना शुरू कर देते हो, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है। तो आप जाके एक बार जब थ्योरी कवर कर लोगे उसके बाद एमसीक्यू करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं इसमें टाइम टू टाइम, कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो उसकी ट्रिक्स वगैरह सिखाई जाती हैं। ठीक है, और अगर आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है तो उसके प्रीवियस ईयर पर चल रहे हैं सारे आपके सेक्शन वाइज, उसे भी जाके आप चेक कर सकते हो। टीयर 2 के बच्चों के लिए हॉट्स क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसे जाके आप देखोगे तब आपको इसका लेवल पता चलेगा एक्चुअली में इसमें क्या होता है। हॉट्स का मतलब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उठा के लाते हैं, उनके पीछे का क्या एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो हम उन सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और उनसे हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, और आपका फुल डाउट डिस्कशन होता है। आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और आपको 24/7, मतलब आप कोई डाउट पोस्ट करोगे तो उसके 3-4 घंटे में, आपको 3-4 आवर्स में आपको कोई ना कोई तो रिप्लाई मिल ही जाएगा जबकि इससे जल्दी मिल जाता है, बट मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और भी रेलेवेंट आपकी सीरीज़ आने वाली हैं, और कुछ पड़ी भी हुई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। देखो भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऐसे आप देखो करने का हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा, पहले इस क्वेश्चन को पॉज करोगे, समझोगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लें। बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर बाइलिंगुअल रखें। बाइलिंगुअल क्या मतलब, बच्चों ने बोला हिंदी में कोई बोल रहा है, हिंदी में कोई बोल रहा है, इंग्लिश में। तो हम क्या करें, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाइलिंगुअल देख के चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने, आपको समझना है कि क्या क्या बात हो रही है। इसके बाद में आपको खुद से एक बार सॉल्व करके देखना है। इसके बाद में आप वीडियो को रिज्यूम करोगे और फिर देखोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या सही अप्रोच हो सकता था। ठीक है, दूसरी बात यह है, ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि आपको मैं जब भी बोलता हूँ समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं, जो भी है वो आपको जहाँ भी बैठे हुए हो वहाँ से बोलना है, सो दैट हमारा लेक्चर में क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा आपस में। ठीक है, ये सारी बात हो गई। तो अब मैं ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, अपना शुरू करते हैं। ये आपने आई होप कि पॉज करके देख लिया होगा क्वेश्चन ट्राई करके। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इन अ क्लास देयर वर 9 बॉयज़ एंड सम गर्ल्स। ठीक है, कुछ 9 हमारे पास बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, ये हम बॉयज़ बोल देते हैं यहाँ पर, और ये हैं गर्ल्स, हमें नहीं पता गर्ल्स कितने हैं। देन इन अ टेस्ट द मीन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज़ वाज 12। ठीक है, यानी कि ये जो बॉयज़ का एवरेज निकल के आया। मीन स्कोर क्या होता है आपका, मीन स्कोर बेसिकली एवरेज होता है, जैसे लिखा भी हुआ है, 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं किसी परीक्षा में, छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। यानी कि छात्रों का प्राप्तांकों का जो औसत है, एवरेज है, वो 12 है। यानी कि ये मैंने लिख दिया 12, जो 9 बॉयज़ हैं इनका एवरेज 12 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, यानी कि जो गर्ल्स का एवरेज है, गर्ल्स का एवरेज 14 दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, तो गर्ल्स का एवरेज हमने 14 ले लिया। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द ओवरऑल एवरेज वॉज 13.1, मतलब कि अब जो ओवरऑल एवरेज है ना दोनों का मिलाने के बाद में, वो हमारा 13.1 है। तो हमने क्या किया, देखो अब हमारे पास में बॉयज़ का अलग एवरेज पता है, हमें गर्ल्स का अलग एवरेज पता है। इन दोनों का अगर हम एवरेज मिला देते हैं तो हमें इन दोनों का आपस में मिलाने के बाद भी एवरेज पता है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एलिगेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या सबको, एलिगेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो 12 बॉयज़ का है, 14 आपका गर्ल्स का है, यानी कि 12 और 14 है। अब बीच में जो है हमारा, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो हमारा ओवरऑल एवरेज निकल के कितना आता है, 13.1। तो ये मैंने लिख दिया 13.1 आ गया ओवरऑल एवरेज। तो देखो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप 13.1 से 12 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 11
मैंने यहाँ लिख दिया 11.1, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो देख रहे हैं, यहाँ पर बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे आप 14 से 13.1 को माइनस करो, कितना आएगा 0.9 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो 11.1 नहीं है, बेसिकली आपका 1.1 है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ मत होना, इसको मैं हटा देता हूँ एक 1 को, देखो 1.1 है, ठीक है। अब इसका अगर मैं रेशियो करके देखता हूँ कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आपका चला जाएगा और फिर ये कितना बचेगा, 9:11 बचेगा, हाँ कि नहीं। तो आपका बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 9:11, लेकिन आपने देखा बॉयज़ तो हमारे टोटल 9 ही है, मतलब 9 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो गर्ल्स होंगी, गर्ल्स भी कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब मैं इसलिए बोलता हूँ आप थोड़ा इंग्लिश में ना एक बार क्वेश्चन को कन्फर्म कर लिया करो। अब आप ना क्वेश्चन में क्या देखा है, हिंदी में क्या दे रखा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, और इंग्लिश में देखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है। तो हमें यहाँ से पता चलता है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्र और छात्राएं दोनों कितने थे, ठीक है। तो टोटल थे हमारे 9+11 यानी कि 20 हमारे टोटल बच्चे थे। क्लियर हुई ये बात। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसलिए बोलता हूँ मैं आपसे हिंदी में आप देखो, लेकिन क्या होता है ना, कई बार आपकी मिस्टेक्स हो जाती है हिंदी में, और वो फिर जो फाइनल आंसर आपका दिया जाता है वो इंग्लिश के हिसाब से दिया जाता है। इसलिए मैं थोड़ा आपको बोलता हूँ कि इंग्लिश में भी आप देख लिया करें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ गए होंगे, टोटल स्टूडेंट्स ही निकालने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना ये डाउट हुआ है सर। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको वहाँ पे अपना डाउट पूछना जरूर है, अंदर कोई भी बात नहीं रखनी, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है पूछना जरूर है फटाफट से। चलो भाई इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। चलो हटा रहा हूँ इसको, आप लिख सकते हो यहाँ पे पॉज करके। देखो अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास में द वॉल्यूम। अब देखो ध्यान से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हो। अब मैं समझाता हूँ। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज सेम एज 1/3 ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि आपकी पहले तो एक कोन की बात की जा रही है। इस कोन में क्या है, जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ जो कोन है हम लेट से R1 मान लेते हैं, ठीक है। R1 इक्वल टू 1/3 है हाइट की कोन के, तो जो कोन है कोन की हाइट है वो हम h मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो h हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोन के लिए। क्लियर है इतनी सी बात। अब क्या बोल रहा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आर इक्वल, यानी कि इस वाली जो कोन है जिसमें ये आपकी हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ उसकी रेडियस है, उस कोन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ कि एक शंकु का आयतन कितना होता है, यानी एक वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो मैं अगर यहाँ पर V1 आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, ये इक्वल टू कर देता हूँ V2 जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसके इक्वल कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, वो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू में पाई इंटू में R स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में h की प्लेस में मैं लिख देता हूँ 3R1। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है। क्लियर है। अब V2 क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम है। स्फीयर का वॉल्यूम बता दो मुझे कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब होता है, यानी कि 4/3 पाई, और R जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस को मैं R2 मान लेता हूँ, यानी कि R2 का होल क्यूब। बात क्लियर है, समझ गए सारे के सारे। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि हमें कोन की रेडियस और फिर जो हमारे स्फीयर की रेडियस है उनका रेशियो निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, ये 3R1 का स्क्वायर, R1 का क्यूब, सॉरी, ये आपका जो एक R1 है वो R1 स्क्वायर में इंटू होके कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में R2 का होल क्यूब। क्लियर है। और यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ R2 का होल क्यूब। तो अब समझना इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ R1 का होल क्यूब इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ R2 का होल क्यूब। अगर मैं इसे R1/R2 लिखना चाहूँ, R1/R2 का यहाँ पर भी होल क्यूब, यहाँ पर भी होल क्यूब, दोनों होल क्यूब में है। क्लियर है। कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में 4/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे मैंने 3 इसके नीचे डाल दिया, और ये R2 का होल क्यूब इसके नीचे आ गया। बात समझ गए ना सारे। क्लियर है। तो R1 का होल क्यूब अपॉन R2 का होल क्यूब तो आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए है, R1/R2 चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से चीज़ों को रब कर देता हूँ, देखेंगे ज़रा, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं अब हम। देखो भाई ध्यान से, हमारा R1/R2 कितना हो जाएगा। अब R1/R2 देखो, यहाँ से अगर आप होल क्यूब हटाते हो तो सामने क्या पहुँच जाएगा, आपका क्यूब रूट पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा, यानी कि 4 का क्यूब रूट
अपॉन में कितना 3 का क्यूब रूट, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी कि R1/R2 कितना आ गया अपना 3 आपका क्यूब रूट ऑफ 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, यानी इसका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 में अपना राइट आंसर दे रखा है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लेंगे फटाफट से और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि एक स्विमिंग पूल को, देखेंगे ध्यान से, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख के चलते हैं। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना तेज है। ठीक है, और स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो बात हो रही है एक स्विमिंग पूल है जिसे 3 टैंकर मिलकर 10 घंटे में भरते हैं और अकेला जो टैंकर सी है वो बी से दोगुना तेज है, टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना तेज है और स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। हिंदी वाले बच्चे समझ गए। अब देखो इंग्लिश में क्या है। अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड इन 10 आवर्स बाई 3 टैंकर्स ए बी एंड सी। द टैंकर सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। ठीक है, हाउ मच टाइम विल टैंकर ए अलोन टेक टू फिल द स्विमिंग पूल। मतलब कुल मिला के बात क्या हो रही है कि आपका जो टैंकर ए है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके एक टैंकर को, या फिर मैं बोलूँ आपका स्विमिंग पूल भरते हैं 10 आवर्स में भरते हैं। क्लियर है। अब क्या बात हो रही है, हमें इन तीनों की इफ़िशेंसी की बात हो रही है कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपका ए इज़ टू बी इज़ टू सी, इन तीनों की अगर मैं इफ़िशेंसी की बात करता हूँ तो क्या बात हो रही है कि ए की इफ़िशेंसी अगर 1 है तो बोल रहा है बी की इफ़िशेंसी क्या है, 2 टाइम्स है, बी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज ए, यानी बी की इफ़िशेंसी फिर 2 हो जाएगी। क्लियर है इनका रेशियो। अब बी की इफ़िशेंसी अगर 2 है, क्या बोल रहा है, टैंकर सी इज़ ट्वाइस फास्ट एज बी, यानी कि टैंकर सी जो है दुगना है बी से, यानी कि 2 टाइम है तो 4 हो जाएगी इसकी इफिशिएंसी। अब हमें इनकी इफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया और ये तीनों मिलके 10 आवर्स में बढ़ते हैं, तो इन तीनों की जो टोटल इफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर मैं टोटल वर्क बोलना चाहूँ तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तीनों का जो टाइम लगा है इनटू में तीनों की जो इफिशिएंसी है टोटल, तो टोटल वर्क आ गया मेरा इतना। अब मुझे पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम विल टैंकर ए अलोन विल फिल द स्विमिंग पूल। ठीक है, तो टैंकर ए अलोन कितने टाइम में जो है आपका स्विमिंग पूल को भर देगा। तो देखो टाइम बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी कि 10 इंटू में 7 अपॉन में जो ए की इफिशिएंसी है, ए की इफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो कितना निकल के आ जाएगा टाइम 70 आवर्स। आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गई सबको। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो बात समझ में आ गई सबको। क्लियर है ना। चलो इसे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, हटाता हूँ इसको। अब फटाफट से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे सभी लोग, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे पॉज करके समझना क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करना। ठीक है। उमर एंड अविनाश स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़, यानी कि क्या बात हो रही है, उमर और अविनाश ने मिलकर एक पार्टनरशिप यानी कि क्रमशः 10,000 और 15,000 की निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप स्टार्ट की है। बट ड्यू टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी द लेटर हैड टू विदड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ्स। अच्छा, अब ये लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर होता है आपका जो बाद वाला है, यानी कि अविनाश की बात की जा रही है। और देखो यहाँ पे आपका देवी रखा है, अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया, यानी कि जो अविनाश है उसने फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से क्या किया, अपना विड्रॉ कर लिया इन्वेस्टमेंट को आफ्टर 8 मंथ्स। क्लियर है। तो पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 12 मंथ बी शेयर्ड अमंग द, यानी कि उन दोनों के बीच में किस रेशियो में हमें जो है स्टार्टिंग के 12 मंथ के बाद में उन दोनों के बीच में किस रेशियो में हमको प्रॉफिट को बांटना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्लियरली बात हो रही है पार्टनरशिप की। ठीक है, समझते हैं ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। देखो भाई, लेट्स से वेट अ सेकंड, लिखो लेट्स से उमर का यू है और हमारा अविनाश की ए है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 10,000 अविनाश ने, उमर ने दिए हैं 10,000, यानी कि ये हो गया आपका 10,000। कितने टाइम के लिए दिया है इसने, पूरे 12 मंथ्स के लिए दिया है। क्लियर है। इसका रेशियो अगर मैं अविनाश को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, अविनाश क्या है, अविनाश ने अब कितने टाइम के लिए दिया है, अविनाश ने तो ओनली 8 मंथ के लिए दिया था। 8 मंथ के बाद उसने अपना पूरा पैसा निकाल लिया, यानी कि अविनाश ने जो 15,000 रुपीज़ यानी 15,000 रुपये दिए हैं वो 8 महीने के लिए दिए हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन जाएगा ये 5 2 जा, ये जाएगा 5 3 जा, ये जाएगा 3 4 जा, और ये जाएगा 4 2 जा 8, और ये 8, यानी कि आपका रेशियो तो अगेन 1:1 ही हो गया। यानी कि अब जो भी आपका लाभ हुआ होगा, जो भी आपका प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:1 के रेशियो में जो है प्रॉफिट आपका डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो किस रेशियो में हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया है। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। हाँ भाई,
समझ में आ गया ना क्या किया हमने। 10,000 रुपीज़ जो उमर के थे वो पूरे 12 महीने यानी 12 मंथ्स के लिए थे, और जो 15,000 रुपये अविनाश के थे 15,000 रुपीज़ वो 8 मंथ्स यानी कि 8 महीने के लिए थे। क्लियर है। चलो अब मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बातें करना चाहता है हमारा बैटरी से समझते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। इन द सर्कल अबव यानी कि इस सर्कल में हमसे क्या बोला जा रहा है, कॉर्ड ए बी है। ए बी ये जो कॉर्ड है, ये छोटी सी कॉर्ड दिख रही है ना ए बी, इसे हमने एक्सटेंड किया और एक टेंजेंट है जो आपकी डी डी जो टेंजेंट आ रही थी इसमें डी पॉइंट के साथ इसको हमने जोड़ दिया। क्लियर है। अब हमें बोल रहा है कि ए बी तो 12 है, यानी ये जो है ए बी 12 है और हमारा डी 8 है, ये 8 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ बी डी बता दें, लेंथ ऑफ बी डी यानी कि हमें ये बता दें। तो अब जरा सा मैं फिगर को जूम कर रहा हूँ, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। चलो अब देखो जरा सा हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्या क्या गिवन था। देखो हमें उसने बोल दिया कि ए बी जो है ये इतनी सी लेंथ अपनी कितनी है, 12 मीटर की है। 12 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है, सेंटीमीटर ही होगा। अब ये देखो इसके बाद में हमसे बोल दिया ये जो डी ई है ना, डी ये है हमारा 8 सेंटीमीटर का। अब पहले मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि आपको इसकी ये फार्मूला आपको पता है क्या। कभी भी कोई भी आपकी यहाँ पे कॉर्ड हो या फिर मैं अगर बोलूँ सीकेंट है, ये जो आपकी एक पॉइंट से अगर सीकेंट जा रही हो, एक पॉइंट से आपकी टेंजेंट जा रही हो, तो इसमें आपका एक फार्मूला बनता है। मैं आपको यहीं पर लिख के बता देता हूँ क्या फार्मूला बनता है कि डी का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा। बोलो फटाफट से, जिन्हें जिन्हें पता है भाई। इक्वल टू में किसके हो जाएगा, डी बी इंटू में डी ए के। क्लियर है क्या बात समझ। इस पॉइंट से जो आपका टेंजेंट जा रहा है इसका स्क्वायर, फिर आपका इस पॉइंट से जो पहली पॉइंट पर सीकेंट आपकी मीट करेगी, ठीक है, सर्कल से सर्कमफ्रेंस पे, तो बी वाले तक की डिस्टेंस, फिर आपकी पूरी सीकेंट की डिस्टेंस इनटू में हो जाएगी। क्लियर है। तो डी, अब देखो अब मैं सपोज करता हूँ बी डी है मेरा एक्स, तो ये पूरा ए डी कितना हो जाएगा, या फिर मैं डी ए बोलूँ तो ये 12 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो अब जरा सा कलर को हम करेंगे चेंज और समझते हैं चीज़ों को। डी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू में डी बी कितना है भाई, डी बी हो गया एक्स इंटू में कितना हो जाएगा, और डी ए कितना है भाई, डी ए पूरा देखो तो एक्स प्लस 12 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ। क्लियर है ना। चलो अब ये कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 12x। ठीक है भाई। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरी निकल के आ गई क्वाड्रेटिक में कि एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का ये कितना हो गया माइनस का 64 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। ठीक है। ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण आ गया है कि नहीं आ गया है, मुझे ज़रा ये बात बताएं। तो आपको बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिख लो, मैं यहाँ पर आपका स्पेस जो है हटा देता हूँ ये पूरी चीज़ें, फिर हम इसे थोड़ा देखते हैं इस द्विघातीय समीकरण को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। हटाता हूँ ज़रा। देखो भाई अब मैंने अपनी इक्वेशन निकाल ली, मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई है, देखिए ज़रा ध्यान से कि हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 64 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई थी कि नहीं आ गई थी। अब देखो हमें इसमें सॉल्व कैसे करना है, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है इसका इंटू माइनस का 64 के साथ करो, कितना आएगा माइनस का 64 एक्स स्क्वायर। तो हमें माइनस का 64 एक्स स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका एडिशन क्या हो प्लस का 12x निकल के आए। तो मैं इसको कैसे डिवाइड कर देता हूँ, एक तो 16x और आपका माइनस का 4x। तो देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 12x ही तो निकलेगा, हाँ कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 4x और प्लस का माइनस का 64 है। ठीक है। इक्वल टू में है 0। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ये x प्लस का 16, और यहाँ से आप माइनस का 4 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा अगेन x प्लस का 16। क्लियर है। तो इक्वल टू में 0, यानी कि हमारे पास दो चीज़ें निकल के आ गई, दो x की वैल्यू निकल के आ गई। एक तो आ गया x माइनस 4 इंटू में x प्लस का 16 और इक्वल टू में है 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, एक तो x इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और मैं x प्लस 16 इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 16 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हमारी कोई भी लेंथ नेगेटिव में हो सकती है क्या, ये जो भी इसका सर्कल में हमारी ये लेंथ ही तो बनी हुई है, क्या नेगेटिव में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि मेरा जो x है वो निकल के आ गया 4, यानी कि ये जो बी डी है ये कितना निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। फटाफट से आपको लिख लेना है, पीछे जाना थोड़ा सा इसका फॉर्मूला लिख लेना रिज्यूम करके, ठीक है। फिर आप आगे आओगे तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आएगी। एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, तो कई जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। चलो भाई इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है। देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखेंगे अ लैडर 13 मीटर, देखो अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक आपकी सीढ़ी है जिसकी लेंथ कितनी है 13 मीटर है। क्लियर है।
दूसरा कलर लेता हूँ। देखो, रीचेस आ विंडो, एक विंडो तक पहुँचती है। देखो अब मैं इसका थोड़ा सा फिगर ही बना देता हूँ आपका। ये सपोज़ करो ये कोई आपकी घर की दीवार है, यानी कि घर की कोई वॉल है, यहाँ पर आपकी विंडो बनी हुई है, ठीक है, बड़े ही आराम से ऐसी विंडो विंडो बनी हुई है। थोड़ा सा फिगर को ऐसा रखते हैं कि ये आपका दीवार है, यहाँ पर आपकी विंडो है। अब ये यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी टिका दी, ठीक है, ऐसी विंडो पे एक सीढ़ी टिका दी अपनी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूरी ये स्ट्रीट बनी हुई है। तो क्या बोल रहा है, इन विच लैडर कितनी है, 13 मीटर है, ठीक है। ये लैडर की लेंथ कितनी होगी, 13 मीटर, ये आपकी लैडर है। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, विंडो विच इज़ 12 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो जो है वो 12 मीटर ऊपर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गई ये आपकी 12 हो गई। बात समझ में आ गई है। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, मतलब कि अब हमने क्या किया, लैडर को, फुट तो हमारा लैडर का यहीं पे है, फिर हमने लैडर को टर्न कर दिया दूसरी साइड में स्ट्रीट के, टू रीच अ विंडो 5 मीटर हाई। अब बात क्या हो रही है ना कि स्ट्रीट के दूसरे साइड एक और विंडो है, एक जिसकी लेंथ है 5 मीटर, एक और विंडो है, ये आपकी विंडो बनी हुई है। हमने क्या किया, इसको उठा के जो हमारी स्टेयर है, यानी कि जो हमारी सीढ़ी है, उसे ले जाके मैंने दूसरे साइड रख दिया और इसे इस तरीके से रख दिया। दूसरी साइड मैंने इसको टर्न करके जिस पॉइंट पर पहले थी उसी पॉइंट से इसे टर्न करके ऐसा रख दिया। यानी कि आपकी जो लैडर की लेंथ है वो तो अभी भी 13 मीटर ही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अब देखो, ये है 5 मीटर, ये 12 मीटर, आपसे पूछ क्या रहा है वो, देन द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि ये पूरी जो विड्थ आ रही है ना ये कितनी हो जाएगी। तो बच्चों बड़े ध्यान से बताना, यहाँ पर तो 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये अगर आप ट्रायंगल देखोगे, ये कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर 13 मीटर आपका हाइपोटेनस है और अगर मैं बोलूँ हाइट आपकी 5 मीटर है, तो जो बेस होगा वो कितना बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आपको, और 30 तक के स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, टेबल्स हो गए, और इसके अलावा जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको हमेशा याद रखने हैं। क्लियर है। तो अब देखो, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो अगर आप 13 से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे, जो हाइपोटेनस से इसको माइनस करोगे, अगर आपको याद है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो आपको पता होगा कि 5, 12 और 13 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अगर ये दोनों 5 हैं, ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप बस इसी चक्कर में पड़ जाओगे कि बेस अगर मैं निकालूंगा तो 13 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, यानी कि फिर आप करोगे 169 माइनस का 25, फिर आपका आएगा 144, जो कि होता है 12 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से आपका फिर ऐसे 12 निकलेगा। इसलिए बोलता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को थोड़ा सा याद कर लो, टाइम भी सेव होगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, ये 13 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो बचा अब देखो 5, 12 और 13 की अगेन बात हो रही है। अब इसमें आपका हाइपोटेनस 13 है, इसमें आपकी हाइट 12 है, तो बेस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 मीटर। तो यानी कि इतनी डिस्टेंस तो 5 मीटर है, इतनी डिस्टेंस 12 मीटर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ कितने आ जाएगी, 17 मीटर। पूरी जो आपकी स्ट्रीट है ना उसकी विड्थ निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये जो नीचे से हमें दिख रहा है थोड़ा सा 17 मीटर का, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो हाँ। बात समझ में आई है तो फटाफट से सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और मैं आपके लिए ये सब करने में, तो सेशन को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और उसमें बेल आइकन को भी दबा देना। आगे बात समझ में, कर देना इतना, ये तो माता रानी पाप दे देगी, समझे। चलो, अब इसे हटाता हूँ, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है ना, छोटा सा भी छोटा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लेना अगर मुझे आपको कोई डाउट है, क्योंकि इस डाउट ना पूछने की शर्मा शर्मी के चक्कर में पूरा हिसाब किताब आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ समझ में आएगा नहीं। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, हाँ भाई। चलो, इसको हटा रहा हूँ, इसको आपको नोट करना हो नोट कर लेना। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ हटा के इसको। चलो देखो भाई, अब देखो भाई, फटाफट से हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझेंगे भाई क्या है। आप देखो ध्यान से ज़रा सा देखना, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, द इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹1600 एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 6 ईयर्स वुड बी। बस हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% के वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। बात समझ में आ गई सबको। हमें साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला आपको सबको पता ही होगा, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन का 100, जहाँ पर पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर क्या होता है, रेट होता है, टाइम क्या, टी क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। पी आर टी अपॉन 100, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है अपने पास में 1600, यानी 1600 रुपये है। रेट कितना है अपने पास में 5%, यानी कि 5% है, और हमारा टाइम कितना है भाई, टाइम है 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल का। अपॉन में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 100 से ये 0 0 चले जाएंगे, आपका ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 हो जाएगा 80, 80 इंटू में 6 कितना हो जाएगा भाई, 480 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। क्लियर है ना, 86 जा कितना 480, ठीक है। तो कितना हमारा जो ऐसा ही होगा निकल के आ जाएगा भाई, 480 रुपीज़ निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना सबको, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, बिल्कुल फटाफट से हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारे पास क्या है, हमसे बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे
एक 100 मीटर, अच्छा, एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, ट्रेन टेक्स 10 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। बात हो रही है अगर ये ट्रेन हमारी 10 सेकंड में एक ब्रिज को जिसकी लेंथ 100 मीटर उसे पार कर लेती है 90 किलोमीटर प्रति यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो बच्चों एक बात समझना, अगर इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर की और टाइम है 10 सेकंड का, ठीक है, ये है सेकंड और ये किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले तो देखो ट्रेन की लेंथ निकालनी है मीटर में, यानी कि हम किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं। कोई आपत्ति तो नहीं किसी को यहाँ पे है भाई, दिक्कत परेशानी हो रही है? देखो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 90 इंटू में 5/18 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये 18 5 जा 90 और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी 20। क्लियर हो गया। स्पीड अब कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, टाइम इसे लगा 10 सेकंड का। ठीक है, किसे ट्रैवल करने में, अब जो इस टाइम पे आपकी टोटल डिस्टेंस होगी ना, बात को समझना बड़े ही ध्यान से, अब ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मैं इसे एल मान लेता हूँ, प्लस में आपका इसमें होगा 100 मीटर का पुल, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगी उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में जो आपका ब्रिज है उसकी लेंथ भी आ जाएगी, यानी अब हमारी डिस्टेंस है एल प्लस का 100 और आपकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड्स का। ठीक है, तो अब जरा मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, इसे आप लिख लेना। ठीक है, साथ में पेपर पेन लेके बैठा करो सो दैट आप चीज़ों को लिख भी पाओ। क्लियर है ना? अब इसे मैं हटा रहा हूँ जरा सा, आप देखें ध्यान से। मैंने क्या बोला, मेरा जो टाइम है वो क्या होता है, टाइम इंटू में स्पीड कितना होता है भाई, टाइम इंटू में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? क्लियर है सबको? टाइम मुझे कितना लग रहा है फटाफट से बता दें, 10 सेकंड का। स्पीड मेरी कितनी आ गई थी 25 इक्वल टू में डिस्टेंस मेरी कितनी थी 100, तो 100 मीटर का तो पुल था, यानी कि 100 मीटर का तो हमारा क्या था, ब्रिज था, और प्लस में डिस्टेंस में हमारी लेंथ भी तो इंक्लूड होगी, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 250, और अगर मैं 100 को यहाँ पे भेज दूँ आपका, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 इक्वल टू में एल। तो जो की लेंथ है कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, 150 मीटर निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आपको बस यही छोटी सी चीज़ याद रखनी थी कि हमेशा जो भी डिस्टेंस कवर की जाती है ट्रेन के द्वारा, अगर वो पोल को पास कर रही है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो उसकी लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगी, लेकिन अगर किसी ब्रिज को पास कर रही है तो उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में ब्रिज की लेंथ भी आ जाती है। ठीक है, ये छोटी सी बातें याद रखेंगे सारे लोग। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 150 मीटर निकल के आ गई, जो हमारे ऑप्शन 2 में इंडिकेट किया गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो यूनिट्स है ना, ये किलोमीटर में है, मीटर में है, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ। हाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ बोल के फटाफट से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे समझ में आ गया है ना? ठीक है ना, चलो ऐसे हटा रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, फाइंड अ 2 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। यानी कि बात क्या हो रही है, हमें एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली 3 टाइम्स हो उसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पास कभी भी आ जाए, मतलब कभी भी, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने दिमाग कुछ नहीं दौड़ाना, ऑप्शंस में जाके देखना है। पहला वाला ऑप्शन देखो, 12 की जो सम ऑफ डिजिट्स होगा, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है ना, इसमें आप क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स करके देखो। 2 इंटू 1 करोगे 2 ही आएगा, और 2 का 3 टाइम्स कितना होता है, 6 होता है, जो कि डिजिट के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। 48 देखो, इन दोनों डिजिट्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करोगे आएगा 12, और 12 3 कितना होता है 36, नहीं भाई ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। अब 24 में देखो, 4 2 6 और फिर 6 3 कितना आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, हमारा क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना? 4 2 8 हो जाएगा, और फिर इसमें ये देखो इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, 4 2 8 हो जाएगा, दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर उसके साथ में 3 टाइम्स, यानी कि 8 इंटू 3 करो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एग्जैक्टली 24 ही तो हमारी डिजिट है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सीधा ऑप्शंस को देखना है और फटाफट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसमें ऑप्शन की हेल्प लेनी है। क्लियर है सबको? सारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से हाँ बोलो सारे लोग। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है। आपके लिए बाइलिंगुअल भी लेके आ गया हूँ। ठीक है, सेशन को जैसा आप लोगों ने बताया था, तो यही सारी चीज़ें, सारे आप लेक्चर्स को देखोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब सारी रेलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे ना, तो वो रेलेवेंसी की बात ही अलग होती है। खैर, तो पढ़ते रहें आराम से। और अगर अभी तो देखो जैसे लॉकडाउन ही चल रहा है, ठीक है, इसके बाद में आपका लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा, तब भी आपके अभी एग्ज़ाम तो नहीं होंगे, अप्रॉक्स 1 मंथ तक तो नहीं होंगे। ठीक है, तो तब तक आप क्या करो, आराम से बैठ के सारी तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, सीजीएल के पेपर्स को लगाओ, अभी जो हुए हैं रिसेंट पेपर्स हुए हैं, जैसे आपको बहुत सारी सीरीज़ करवाई जा रही है हमारे चैनल पे, जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो और उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।